नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इकोनॉमी टुडे में। देश और दुनिया की कारोबार जगत की तमाम खबरों पर हम रखते हैं नजर। निवेश की दुनिया का क्या कुछ होता है आप पर असर, देखेंगे बाजारों का हाल। लेकिन सबसे पहले आज की टॉप लाइंस। ब्रेंट कच्चे तेल के दाम फिर से $97 के पार। आज कारोबार में 1% से ज्यादा की तेजी। नेचुरल गैस के भाव 4% तक बढ़े। चीन के हैकर्स ने माइक्रोसॉफ्ट में लगाई सेंध। अमेरिकी सरकारी विभाग से 60,000 से ज्यादा ईमेल्स को किया हैक। चीन ने किसी भी तरह की जासूसी से किया इनकार। दोनों देशों के रिश्तों में और आई खटास। अब चैट जीपीटी के जरिए भी हो सकेगी इंटरनेट ब्राउजिंग। टेक स्टार्टअप ओपन एआई सीईओ सैम अल्टमैन ने कहा, वी आर बैक। और सप्ताह के चौथे कारोबार दिन बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। शुरुआत से ही मिलने लगे थे संकेत। आपने देखा किस तरह से डीप टेक की दुनिया में ये बड़ी टॉप लाइंस आज की हमारे इकोनॉमी टुडे में। और अब विस्तार से नजर डालते हैं किस तरह से आज के कारोबार की शुरुआत हुई है। गिफ्ट निफ्टी से क्या संकेत मिलने शुरू हुए हैं। आपकी स्क्रीन पर थोड़ी सी गिरावट के साथ 19,815 पर गिफ्ट निफ्टी शुरुआती कारोबार में गिरावट के साथ जो रुख दिखाई दिया। इस वक्त देखें तो बाजार में एक ओपनिंग जो है वो थोड़ी सी पॉजिटिव जोन में नजर आ रही है। 180 अंक ऊपर सेंसेक्स ओपन हुआ। 66,299 का स्तर देखा गया। और निफ्टी में भी कुछ इसी तरह की तेजी, हालांकि बाद में थोड़ी सी गिरावट देखी गई। 40 अंक करीब ऊपर निफ्टी। 19,755 का स्तर निफ्टी का स्पष्ट तौर पर यह दिखाता हुआ कि बाजारों में खरीदारी का रुख अब वापस लौटने लगा है। मिड कैप की बात करें, मिड कैप और स्मॉल कैप में भी इस वक्त बढ़त दिखाई दे रही है। और स्मॉल कैप तो करीब करीब आधी फीसदी की तेजी के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर थोड़ी सी गिरावट नजर आ रही है उसमें आईटी सेक्टर प्रमुख तौर पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और एफएमसीजी में भी थोड़ा सा प्रेशर आज के सुबह के कारोबार में दिखाई दे रहा है। टेक जो कंपनियां हैं वो भी प्रेशर में दिखाई दे रही हैं। देखते हैं कि हमारे आज के टॉप गेनर्स कौन से। टॉप गेनर्स पर नजर डालें। L&T, भारतीय एयरटेल, SBI, एक्सिस बैंक और सन फार्मा आज के टॉप गेनर्स NSE के ऊपर। और कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर गिरावट नज़र आ रही है। आज टॉप लूजर्स की हम बात करें तो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त टॉप लूजर्स में टेक महिंद्रा, एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक और हिंदुस्तान लीवर कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर थोड़ी सी गिरावट शुरुआती कारोबार में देखने को मिल रही है। इंडाइसिस पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आपको स्टॉक स्पेसिफिक कॉल लेना होगा। इंडाइसिस पे थोड़ा सा अभी बहुत ज़्यादा फोकस करना उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अब कारोबार बिल्कुल फ्लैट नज़र आ रहा है। पूरे हफ्ते हमने देखा कि जो बाज़ार है वो बिल्कुल कन्फ्यूज़ नज़र आए और बहुत ज़्यादा उतार या फिर चढ़ाव बाज़ार में नहीं देखा गया। आज कारोबार इस वक्त की बात करें तो निफ्टी में 9 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। और ग्लोबल मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर इस वक्त डाउ जोन्स बंद हुआ था 41 अंक नीचे। S&P 500 बिल्कुल फ्लैट और नैस्डैक 13,092 पे ये कल के जो बंद के स्तर हैं वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और यूरोपियन बाज़ारों की बात करें तो कुछ ऐसा ही रुख दिखाई दिया। और वहाँ से FTSE में गिरावट, फ्रांस के CAC में गिरावट और जर्मनी के डैक्स में भी गिरावट नज़र आई। एशियाई बाज़ारों में आज सुबह कारोबार मिला जुला दिखाई दिया। और इस वक्त देखें कॉस्पी कोरिया में बढ़त, जबकि हैंगसेंग और निकी ये दो प्रमुख स्टॉक जो हमारे एशिया के थे वहाँ पर गिरावट दिखाई दी स्पष्ट तौर पर। आगे जाते हुए उसका असर क्या भारतीय बाज़ारों पर होता है थोड़ा सा हमें इंतज़ार करना होगा। लेकिन इस वक्त बाज़ार बिल्कुल फ्लैट कारोबार करते हुए, इनफैक्ट थोड़ा सा नेगेटिव बायस अब धीरे धीरे भारतीय बाज़ारों में दिखना शुरू हो गया। उसकी वजह बहुत सारी हो सकती हैं। लेकिन ब्रेंट क्रूड का भाव जान लेते हैं। ब्रेंट क्रूड का भाव फिर से $97 को पार कर गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि अमेरिका में अभी जो सप्लाई की शुरुआत हुई थी अब ऐसा लग रहा है कि फिर से वहाँ पर कर्टेल कर दिया गया इन्वेंट्री को। और अमेरिका में भी भाव 95 के आसपास कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन 97 से ऊपर एक बार फिर से जो कच्चे तेल का बढ़ना हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छे संकेत नहीं है। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि शायद 100 या फिर 105 का स्तर भी देखने को मिल सकता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वक्त होगा आज के फोकस का। और आज हम बात करेंगे इमर्जिंग इकोनॉमीज में रोबोटिक्स सेक्टर की। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर।
शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे और अब बात करते हैं आज के फोकस की। बुधवार को गुजरात के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोबोटिक्स गैलरी का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पीएम मोदी रोबोट द्वारा परोसी गई चाय की चुस्की का आनंद ले रहे हैं। रोबोटिक्स गैलरी में डीआरडीओ के रोबोट्स, माइक्रोबॉट्स, एग्रीकल्चर रोबोट्स, मेडिकल रोबोट्स, स्पेस रोबोट्स और बहुत कुछ प्रदर्शित किया गया। पीएम मोदी ने अपने गुजरात दौरे के दौरान अहमदाबाद में साइंस सिटी का दौरा किया, जिसमें रोबोटिक्स गैलरी, नेचर पार्क, एक्वाटिक गैलरी और शार्क टनल का जायजा लिया और इनोवेशंस की जमकर तारीफ की। रोबोटिक्स की दुनिया में भारतीय कंपनियों ने वैश्विक मंच पर अपनी दस्तक देनी शुरू कर दी है। गुजरात के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले रोबोटिक्स गैलरी का दौरा किया, जहां रोबोटिक्स की दुनिया की अपार क्षमताओं को शानदार ढंग से प्रदर्शित किया गया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर खुशी जताई कि कैसे रोबोटिक्स युवाओं में एक नई जिज्ञासा जगा रही है। पीएम मोदी ने रोबोटिक्स गैलरी के कैफे में रोबोट द्वारा परोसी गई एक कप चाय का भी आनंद लिया, जिसकी लगातार चर्चाएं हो रही हैं। सेमीकंडक्टर के बाद भारत अब रोबोटिक्स की दुनिया का भी बड़ा खिलाड़ी बनने की तैयारी कर रहा है। रोबोट के निर्माण से लेकर विभिन्न सेक्टर्स में रोबोटिक्स को अपनाने के मामले में भारत अभी जापान, अमेरिका, जर्मनी, दक्षिण कोरिया जैसे देशों से काफी पीछे है। यही वजह है कि सरकार रोबोटिक्स के लिए राष्ट्रीय रणनीति लेकर आ रही है। भारत में रोबोटिक्स को लेकर कई स्टार्टअप्स कंपनियों ने स्किलिंग और मैन्युफैक्चरिंग में हाथ आजमाने शुरू भी कर दिए हैं। इंडस्ट्री 4.0 में रोबोटिक्स की बढ़ती मांग के मद्देनजर ये क्षेत्र भविष्य में रोजगार की भी असीम संभावनाएं लेकर आने वाला है। हमारा फोकस हमेशा एक है, हम लोग कैसे बच्चों को इनोवेटर बनाएं, कैसे हम लोग दुनिया भर में 10 करोड़ बच्चों को इनोवेटर बनाएं और उनको क्रिएटिव बनाएं। आने वाले समय में जनसंख्या और कुशल श्रमिकों की कमी, लागत संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए रोबोटिक्स पद्धति तेजी से अपनाई जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोबोटिक्स में इस्तेमाल से इसकी कार्यक्षमता और कुशलता और ज्यादा बढ़ जाएगी। रोबोट्स को बनाने में एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ साथ एक्चुएटर्स, मोटर्स, गियर बॉक्स, पीसीबी, चिप्स, बैटरी और सेंसर जैसे आइटम्स का उपयोग किया जाता है। अभी इन चीजों की आपूर्ति के लिए घरेलू स्तर पर सप्लाई चेन विकसित नहीं हो पाई है। आयात पर निर्भरता से रोबोट महंगा पड़ता है और इसलिए सरकार इन कच्चे माल और रोबोट्स के निर्माण के लिए इंसेंटिव पर भी विचार कर रही है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में 30 लाख औद्योगिक रोबोट मैन्युफैक्चरिंग के कार्य में जुड़े हैं। इनमें से 78% रोबोट चीन, जापान, अमेरिका, जर्मनी और दक्षिण कोरिया में काम कर रहे हैं। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आज के फोकस में मेरे साथ दो बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। समझना बहुत जरूरी है कि रोबोटिक्स क्यों एक नया सनराइज सेक्टर है और यहां पर रोजगार की कितनी संभावनाएं हैं और भारत को किस तरह से हमें एक सुपर पावर बनाना है। स्वागत करते हैं हर्षा किंकरी का, जो कि सीईओ हैं होलो वर्ल्ड के, इस वक्त अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ रौनक जोगेश्वर, जो कि स्टेम एजुकेशन स्ट्रैटेजिस्ट हैं और इनोवेशन लीड कर चुके हैं अटल इनोवेशन मिशन। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। हर्षा, बहुत धन्यवाद इतनी दूर से इतनी देर रात इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। मुझे याद है जब प्रधानमंत्री मोदी से आपकी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने आपसे कहा कि आप अमेरिका से वापस भारत क्यों नहीं आते। आपने उनकी बात सुनी और मेक इन इंडिया पर फोकस किया। थोड़ा सा हमें बताइए कि रोबोटिक्स कितना एक्साइटिंग है इस वक्त, जब आप वापस आए वहां से लेकर के अब तक कितना बदलाव दिखा है। थैंक यू, बहुत धन्यवाद मुझे इस प्रोग्राम में लाने के लिए। मैं आपके मेरा शेयर स्क्रीन थोड़ा करने का रिक्वेस्ट करता हूं। प्लीज प्लीज। हाँ, सो जब तक वो एनेबल होता है, मैं जब आया था प्राइम मिनिस्टर मोदी इधर आए थे सिलिकॉन वैली, एंड जब वो आए थे तब मेरा रोबोट लेके उसको एक अपाहिज को मैं 3500 माइल्स के दूर से उसको एक्चुअली उसकी कॉन्फ्रेंस में मैं लाया था जब वो सिलिकॉन वैली विजिट करने के लिए आए।
तब उसने मुझे बोला कि आ जाओ इंडिया में, हम करते हैं रोबोटिक्स का रेवोल्यूशन। सो इसलिए मैंने ये हॉलो वर्ल्ड का एक्चुअली कंपनी खोला मैसूर में, और एक्चुअली बहुत सारे रोबोट्स बनाए हैं हमने। और रोबोट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज जो होता है वो इस रोबोट को कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे बिल्ड करते हैं। सो इसलिए हमने बनाया हॉलो सूट। वो जो होता है वो जो आयरन मैन सूट जैसा होता है। सो आप जो पहन लेते हैं हॉलो सूट, और आपने देखा होगा कि ये सूट से हम किसी भी रोबोट को प्रोग्राम करके बोल सकते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, सिखा सकते हैं उसको कोई भी न्यू प्रोग्राम। आप चैट जीपीटी सुना होगा, चैट जीपीटी में आप क्या बोलते हैं, सिर्फ आप वॉइस से कुछ बोल सकते हैं या टेक्स्ट से बोल सकते हैं। पर हॉलो सूट पहन के, हमारा इंडिया मेड इन इंडिया हॉलो सूट पहन के आप एक्चुअली रोबोट को सिखा सकते हैं कि कैसा काम करना है। हम उसे कह रहे हैं हॉलो जीपीटीएल। जैसे चैट जीपीटी होता है, हमारा इंडिया का मेड इन इंडिया का होलोग्राफिक जनरल पर्पस ट्रांसफर लर्निंग। क्या होता है, ह्यूमन से हम ट्रांसफर करते हैं लर्निंग जी रोबोट्स को, और रोबोट से ट्रांसफर करते हैं लर्निंग ह्यूमंस को। सो इसलिए ये एक नए मॉडल पे आप काम कर रहे हैं। हर्षा, मैं आपका वापस आऊंगा। रौनक, जिस तरह से हमने देखा कि स्किलिंग को लेकर के काफी बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं रोबोटिक्स में, अभी थोड़ा सा हमें थोड़ा नंबर्स के जरिए समझाने की कोशिश कीजिए कि ये कितना बड़ा पोटेंशियल है इस नए सेक्टर में। रौनक, आपके प्लीज अनम्यूट कर लें अपने आप को। धन्यवाद। थैंक यू सो मच अजय कुमार मिश्रा जी। मैं इस शो को काफी अच्छे से फॉलो भी कर रहा हूँ, एंड पिछली बार हमने ड्रोन्स के बारे में बात की थी जहाँ तक मुझे याद है। तो वहां से मैं थोड़ी बहुत शुरुआत करूंगा कि ड्रोन्स भी एक तरीके के रोबोट्स है। जब मैं इनके बारे में सोचता हूँ, जब मैंने पहली बार रोबोट बनाया था, ड्रोन बनाया था बैक इन माई कॉलेज डेज, एक रोबोटिक्स कॉम्पोनेंट था। एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मुझे उसकी कैपेबिलिटी समझ में नहीं आई, लेकिन आज जब मैं स्टडी करता हूँ स्टेम एजुकेशन, रोबोटिक्स, एआई की इंडस्ट्री को, जस्ट इन केस ऑफ एजुकेशन ही आज के डेट पे 50 बिलियन यूएसडी की मार्केट है, और इसकी एनुअल जो ग्रोथ रेट है वो 14% के आसपास है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि बाय 2030 ये मार्केट $133 बिलियन की होने वाली है। जस्ट स्टेम एजुकेशन, रोबोटिक्स एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। जी जी। ओके, एप्लीकेशंस जो उसके ड्रोन्स में, मेडिकल साइंसेस में हमने काफी देखे। इनफैक्ट जब ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी अब गुजरात साइंस सिटी गए थे, तब हमने इमेंस अमाउंट ऑफ एप्लीकेशंस देखे थे, और कंजर्वेटिवली ये $thousands and dollars का मार्केट है। तो इट्स जस्ट अमेजिंग कि ये कितना बड़ा है। मैं जब पढ़ाई कर रहा था तब हमारे पास एक लॉ था, मर्फीज लॉ, कि क्या कैसे तरीके से एक्सपोनेंशियली रोबोटिक्स एंड एआई इंक्रीज हो रहा है पूरी दुनिया में। एंड यहाँ पे आप ये बात समझने की कोशिश करेंगे कि एजुकेशन का बहुत ही बड़ा रोल रहा है, और इंडिया में हमारी जो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जो हम अपनी वीकनेस को मिटिगेट करने की कोशिश करें, इन हाउस मेक इन इंडिया रोबोटिक्स प्रोडक्ट्स कैसे बनाए जाए, उसके लिए हम बच्चों को रोबोटिक्स और एआई और ब्लॉकचेन और ऐसी सब टेक्नोलॉजीज के बारे में काफी अर्ली एज पे उनको इन्वाइट कर रहे हैं। अब हम उनको टोटल टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस और टेक्निकल कैपेबिलिटीज इस पर्टिकुलर एज पे नहीं दे सकते क्योंकि वो बच्चे हैं, ठीक है, बट वी आर एक्चुअली, हम उनको ये बोले कि हाउ टू थिंक। अब जैसे कि मैं अगर एक स्टूडेंट हूँ, मैं जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का एक वीडियो देख रहा हूँ जहाँ पे वो मार्स रोवर से इंटरेक्ट करे, जैसे हम अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं इंस्पायर हो रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि कैसे मैं खुद अपना एक छोटा सा मार्स रोवर बनाऊं, और ये नीड को कंप्लीट करे रोबोटिक्स एंड एआई स्टार्टअप जो एजुकेशन में काम करे इंडिया में, और इनकी मार्केट भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इनफैक्ट इन द पास्ट 6 years हमने कुछ 300 से ज्यादा स्टार्टअप्स जो सस्टेनेबल स्टार्टअप्स है वो बनते हुए देखे हैं, और इनमें से कम 10 ऐसे स्टार्टअप्स है जिनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिनका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग और जिनका पूरा का पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस, आइडिएशन प्रोसेस एंड मार्केट टेस्टिंग इंडिया, हिंदुस्तान, भारत में हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने। हर्षा भी शायद ऐसे ही कुछ उन प्लेयर्स में से हैं जो कि मेक इन इंडिया पे फोकस कर रहे हैं। हर्षा, अब थोड़ा सा हम ये समझाइए कि वो कौन से एप्लीकेशंस हैं
कैसे हमारी जिंदगी आसान होगी, जिन एप्लीकेशंस पे आप काम कर रहे हैं, रोबोटिक्स हमारी जिंदगी को आसान कैसे बनाएगा। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं रोबोटिक्स नौकरियां ले लेगा, रिप्लेस कर देगा, बहुत सारे अजम्पशंस पे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें समझाइए कि कैसे सप्लीमेंट करेगा हमें। मैं एक दो चीज में बता देता हूं कि आप पहले क्या करते थे, एनिमल्स को यूज करते थे, बाद में कार आ गया, तो ऐसे ही अभी आपका जो भी सर्वेंट है, सर्वेंट्स तो अभी क्या कर रहे हैं, घर का बहुत सारा काम कर रहे हैं, लेकिन वो सर्वेंट्स अभी सर्वेंट्स ही रहेंगे कि वो भी अभी ओनर्स बन जाएंगे, क्योंकि रोबोट्स अभी सर्वेंट्स बन जाएंगे आपके। और आप जो भी आप चाहे उसको कुकिंग करना सिखा सकते हैं, डोसा बनाना सिखा सकते हैं, या आपके घर में अगर कोई एल्डरली लोग हैं तो उसको देखभाल करने के लिए नर्स जैसा रोबोट बना के आपको उसको ट्रेन कर सकते हैं। और अगर आपको बच्चे को पढ़ाना है तो रोबोट एक्चुअली, अगर बच्चा को जस्ट टैब दे तो वो सिर्फ गेम खेलेगा, लेकिन रोबोट के जरिए आप एक्चुअली बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं। तो बहुत सारा थिंग्स आप एक्चुअली रोबोट के जरिए अपना काम करवा सकते हैं, और जब आपको करना है तो आप करिए। देयर इज नो कि ऐसा नहीं है कि काम चला जाएगा, बल्कि रोबोट मैन्युफैक्चरिंग, रोबोट डिजाइन और रोबोटिक्स में बहुत सारा काम, 40% ऑफ द न्यू जॉब्स in the next 5 to 10 years will be in robotics. अब चूंकि और ये बिल्कुल हर्षा, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग में भी हैं और साथ ही साथ आप स्किलिंग में भी काम कर रहे हैं, इन दोनों का आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा मुझे बताइए कि क्या क्या चैलेंजेस हैं, और अभी जो नेशनल स्ट्रेटजी पर हम काम करने वाले हैं, क्या कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट साइड से फैसिलिटेट करने के लिए। रौनक, मैं आ रहा हूं आपके पास। हाँ, हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ वर्ल्ड बैंक और बहुत सारे फंडिंग अभी इसमें ऑलरेडी थोड़ा बहुत आ रहा है, जिसे यूनिवर्सिटी में आप ले लो, ड्रोन्स सिखाना है, एग्रीकल्चरल ड्रोन्स है या ह्यूमनॉइड रोबोट्स है, सिखाने के लिए इट इज वेरी एक्सपेंसिव टू बाय ऑल दीज ड्रोन्स इन फॉर एवरी यूनिवर्सिटी, बिल्कुल बहुत महंगा पड़ जाता है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, मेटावर्स बना के, हॉलो लैंड्स बना के, वो मेटावर्स में यूजिंग योर फोन, हमारा एक हॉलो मैट बना दिया जिसको कोई भी प्रिंट आउट कर सकता है, और वो हॉलो मैट लेके अपना फोन लेके दे कैन एक्चुअली सी द हॉलोग्राम ऑफ द रोबोट, और रोबोट को बना भी सकते हैं, उसको प्रोग्राम भी कर सकते हैं, और स्पेशली AR VR में जाके तो पूरा मार्स ही जाके उधर ही उस रोबोट को लगा के देख सकते हैं, नॉट जस्ट देख सकते हैं बल्कि उसको प्रोग्राम भी करके उसका एरर्स भी देख सकते हैं और उसको फिक्स भी कर सकते हैं। सो AR VR और मेटावर्स और AI और रोबोट की अवतारी आपको सिखाएगा कि कैसे बनाते हैं उसको। बिल्कुल हर्षा, मुझे पता है कि बहुत सारे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं जिसमें आप काम कर रहे हैं, मैं ऑब्वियसली डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, उसमें नेशनल सिक्योरिटी के जो इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन रौनक, हम आपसे वही समझना चाह रहे थे कैसे इसको और ज्यादा इसको डीपली पेनिट्रेट किया जाए, रिमोट कॉलेजेस में कैसे इसको पहुंचाया जाए, कैसे इसको एक्सेसिबल बनाया जाए पूरे रोबोटिक्स की दुनिया को। हम लोग अभी बहुत सारी कंट्रीज से काफी पीछे हैं और काफी काम करना बाकी है। थैंक यू सो मच अगेन, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, बिकॉज जब मुझे भी मौका मिला PM सर से मिलने का, उन्होंने भी मुझे यही बोला था कि आप लोगों को वापस आना देश में और देश को कॉन्ट्रीब्यूट करना है। सो आई एम टोटली, जो हमारे जो पैनलिस्ट हैं मैं उनके साथ ही हूँ। मुझे एक पर्टिकुलर इंटरेक्शन याद आया है, जब मैं वहाँ पे पढ़ाई गया था, मैं एक AI रोबोटिक्स वेंचर स्टूडियो की क्लास में था, वहाँ पे मुझे सैम ऑल्टमैन से मिलने का मौका मिला, और उन्होंने मुझे बोला कि जब मुझे ओपन AI बनाने का इंस्पिरेशन तब मिला था जब मैं एक स्टूडेंट था, एक बच्चा था, और तब मैं रोबोटिक्स एंड कोडिंग से इंटरेक्ट कर रहा था। ठीक है, तो मुझे ऐसे लगता है कि यंग एज पे बच्चों को कैप्चर करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मेरे पास सिर्फ इसके 3 स्पेसिफिक पॉइंट्स है। पॉइंट नंबर 2 ये है कि इनोवेशन जो ये इनोवेशन का जो पूरा डायस्पोरा है, ये अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली सिर्फ एक लैंग्वेज से बायर्ड है, मतलब सिर्फ इंग्लिश यूज किया जाता है, रोबोटिक्स लैंग्वेज में भी इंग्लिश यूज किया जाता है। फॉर्चुनेटली आजकल स्पेशली जो हमारे इंडिया के जो स्टार्टअप, भारत के जो स्टार्टअप्स है, वो
कोडिंग लैंग्वेज को मल्टीलिंगुअल बनाया है, ठीक है। सो जब आप कोडिंग लैंग्वेज को मल्टीलिंगुअल बनाते हो, वर्नाक्यूलर बनाते हो, तब बच्चों में जो डर होता है कि यार ये तो इंग्लिश मुझे नहीं आती, मैं ये नहीं सीख सकता, वो डर चला जाता है। तो जब आपको ऐसी रीजन्स में जाना पड़ता है जहाँ पे इंग्लिश प्रोमिनेंट लैंग्वेज नहीं है, एंड पिछली सेंसस के हिसाब से सिर्फ 10.6% इंडियंस जो है वो इंग्लिश बोल सकते हैं, एंड 0.04% इंडियंस फर्स्ट लैंग्वेज है उनकी इंग्लिश। सही। तो यहाँ पे जो इन्फ्लक्स, जो मार्केट पेनिट्रेशन और अंडरस्टैंडिंग हो रही है एटलीस्ट इन स्टेम एजुकेशन सेक्टर, काफी सही तरीके से हो रही है। एंड ये सिर्फ इंडिया भारत की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे के पूरे डेवलपिंग नेशंस की प्रॉब्लम है। कि अगर जैसे मैं अभी एक फ्रेंड को हेल्प कर रहा हूँ जो बोलीविया से है। बोलीविया स्पेनिश कंट्री है, वहां पे बच्चे इंग्लिश नहीं बोलते, उनको स्पेनिश में कोडिंग चाहिए, तो उनको उस लैंग्वेज में सीखना है। तो ये सिर्फ भारत की प्रॉब्लम नहीं है, अगर भारत इसके लिए सॉल्व करेगा तो ये बाकी ग्लोबल साउथ कंट्रीज के लिए भी है। तो यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज हुई है इंडियन स्टार्टअप से। फॉर एग्जांपल स्टेमपीडिया जो है वो 600 से ज्यादा टिंकरिंग लैब्स, एआई लैब्स, रोबोटिक्स लैब बना चुका है, जहाँ पे ये सब लैब्स Tier 1 सिटीज में नहीं है जी। इसमें से 500 से ज्यादा लैब्स Tier 2, Tier 3 गाँव में है, 100+ कंट्रीज को हेल्प कर रहे हैं। तो ऐसे जो कैवियार्ड्स है, ऐसे जो एक्सपीरियंसेस है जो हमारे जो स्टार्टअप्स दे पा रहे हैं बच्चों को रोबोटिक्स में, ये एक कैस्केडिंग इफेक्ट भी है, क्योंकि अब बच्चे रोबोटिक्स सीख पाए एंड इनोवेटर्स खुद बन पाए। ये रौनक, बहुत धन्यवाद। मेरे पास वक्त इतना ही है, लेकिन हम फिर से जुड़ेंगे किसी नए प्रोग्राम में। हर्षा, मुझे लगता है आपकी हिंदी बेहतर हो रही है, और जिस तरह से रौनक कह रहे हैं कि हमें मल्टीलिंगुअल काम करना पड़ेगा, तो हम शायद एक ग्लोबल सोल्यूशन दे सकते हैं इस प्रॉब्लम को लेकर। बहुत धन्यवाद आप दोनों ही हस्तियों का इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, इकोनॉमी टुडे में अपनी राय रखने के लिए बहुत धन्यवाद। और अब आपको दिखाते हैं कारोबार जगत की सुर्खियां फटाफट अंदाज में। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मझोले उपक्रम मंत्री नारायण राणे ने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना की पेशकश के 10 दिनों के भीतर ही योजना का लाभ लेने के लिए 1.4 लाख से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण का परिणाम है, और पेशकश के 10 दिनों के भीतर इतनी अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होना इस योजना की सफलता का प्रमाण है। सरकार ने समुद्री मार्ग से आयातित माल के लिए होने वाले भुगतान पर IGST में 5% की छूट दे दी है। वित्त मंत्रालय ने आयातित वस्तुओं पर समुद्री मार्ग से माल ढुलाई पर एकीकृत GST के भुगतान के संबंध में IGST अधिनियम में बदलाव को 1 अक्टूबर से अधिसूचित कर दिया है। भारतीय उपयोगकर्ताओं को व्यापक स्तर पर डिजिटल सेवाएं मुहैया कराने वाली नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई और हॉटस्टार जैसी विदेशी कंपनियों को 1 अक्टूबर से कड़े GST नियमों का अनुपालन करना होगा। इन कंपनियों को 18% की दर से GST का भुगतान करना होगा, भले ही उनकी सेवाओं का उद्देश्य कुछ भी हो। सरकार के सार्वजनिक खरीद प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस ने सत्यापन प्रक्रिया सख्त करके पिछले 3 सालों में बड़ी संख्या में फर्जी विक्रेताओं को बाहर निकाला। इनमें से कुछ विक्रेता भारत के पड़ोसी देशों से थे। जेम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशांत कुमार सिंह ने कहा कि बड़ी संख्या में विक्रेताओं को हटाया गया है। इससे प्रभावित होने वाली श्रेणियों में लैपटॉप्स, डेस्कटॉप, सर्वर, मेडिकल उपकरण शामिल हैं, जहाँ चीन के लोगों की मौजूदगी थी। अगर आपके पास 2000 रुपए के नोट्स हैं तो आप इसे 30 सितंबर तक बदल सकते हैं। RBI ने मई में कहा था कि 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर किया जा रहा है और 30 सितंबर तक इसे बदला या फिर जमा कराया जा सकता है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए अपने उत्तराधिकारी की नामित करने की या एक घोषणा पत्र देकर योजना से बाहर निकलने का विकल्प चुनने की समय सीमा 1 जनवरी तक बढ़ा दी है। पहले ये समय सीमा 30 सितंबर तक थी। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने दूरसंचार विभाग को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि प्राधिकरण अगले 37 गीगाहर्ट्ज बैंड्स को छोड़कर किसी भी स्पेक्ट्रम बैंड पर मूल्य निर्धारण या फिर अन्य तौर तरीकों पर नई सिफारिशें नहीं देगा। टोयोटा मोटर्स भारत में तीसरा संयंत्र लगाने की योजना बना रही है। कंपनी ने कहा कि पिछले 1 दशक में पहली बार अपने उत्पादन बढ़ाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि सुजुकी मोटर्स के साथ साझेदारी के बाद घरेलू बिक्री बढ़ चुकी है। चिप क्षेत्र की दिग्गज कंपनी इंटेल कॉर्पोरेशन ने गोकुल सुब्रमण्यम को इंटेल इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की। विदेश में नवोन्मेष, क्रॉस ग्रुप दक्षता और इंटेल उत्पादों के निष्पादन सहित कंपनी की संपूर्ण इंजीनियरिंग और डिजाइन का परिचालन संभालेंगे। गूगल की वीडियो सेवा यूट्यूब ने भारत में अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है। कॉमस्कोर के एक सर्वेक्षण के मुताबिक भारत में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले 5 में से 4 लोग यूट्यूब देखते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार जून 2023 में 35 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों ने औसतन रोजाना लगभग 70 मिनट यूट्यूब देखने पर खर्च किए।
अगर आप ज्यादा वक्त बिताते हैं तो इसकी एक वजह यह भी है कि भारत में डेटा शायद इमर्जिंग इकोनॉमीज में सबसे सस्ता है। फिलहाल आज के इकोनॉमी टुडे में सिर्फ इतना ही, लेकिन कारोबार जगत की तमाम खबरों पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।